परिणाम आए हैं, सभी के मुद्दे कुछ ना कुछ असर दिखा है। संतोष, दो चीजें हम अपने दिमाग से निकाल देते हैं। पहली चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा दावा किया था। दूसरी बात, एक भ्रम जिसको कहते हैं एग्जिट पोल, जिस भ्रम में हम आ गए थे। इन दोनों को हम दिमाग से निकाल के अपने फ्रेश दिमाग से सोचते हैं तो हमें लगता है अब तक के जो अभी रुझान सामने आए हैं उसको देखकर लगता है कि एनडीए मेजॉरिटी से सरकार बना लेगी अगर यही ट्रेंड रहा, यानी वो 272 क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे में उन दोनों चीजों को मैंने अलग कर दिया। फ्रेश दिमाग से मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की। तीसरी बार इस देश में, तीसरी बार अगर कोई बहुमत से सरकार, कोई गठबंधन या कोई पार्टी बनाने जा रही है तो ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी अहम बात जिस पर बहुत सारे लोगों ने चर्चा की, जाति की बात, जाति की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव ने जाति का जाल बुना। ये बात भी सही है कि कांग्रेस जो कहती थी कि जात के नापात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जिसने हमेशा जाति का विरोध किया, पूरे चुनाव में उसने सिर्फ जाति की ही बात की। चलिए ठीक है, जाति की तरफ नजर आ भी रहा है, तो हम ये नहीं भूल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या जाति का जाल कम बुना, उसने इनसे भी अधिक बुना। उन्होंने कहा हमने पॉलिटिकल भागीदारी दी, और दी। उन्होंने अपने भाषणों में कहा, उन्होंने कहा अगर संविधान का मुद्दा दूसरे रूप से उठा तो उन्होंने दूसरे रूप से उठाया और उसको धर्म की तरफ पलटा। जाति की भी गोटे खूब बिछाई। राजभर, जिनके बारे में बड़ा कहा जाता था बड़बोले हैं, जनता में विरोध है क्योंकि कुछ भी बोल देते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपशब्द भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि जाति के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में जाति मायने रखती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने में जोड़ा रखा, उनके साथ एक समझौता किया। तो जाति दोनों तरफ से चली है। जाति दोनों तरफ से चली है। सुशील जी, क्या आपको लगता है कि लगातार विपक्ष कहता रहा है कि संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र को खतरा है, ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं मतदाताओं के जहन में रहे और असर भी उसका दिख रहा है? संतोष जी, निश्चित रूप से जब राजनीतिक असंतोष होता है, खासतौर पर देखिए जो शुरुआती यहाँ पर राजनीतिक लक्षण दिखने शुरू हुए तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ तो असंतोष आमतौर पर नहीं दिखा, लेकिन इनके जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ असंतोष दिख रहा था। तो वो प्रारंभ में लग रहा था कि निश्चित रूप से कैंडिडेट का चयन भारतीय जनता पार्टी ने उस तरीके से ठीक से नहीं किया, लेकिन ये था कि मोदी जी के नाम पर या पार्टी की उपलब्धियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा कर सकती है। लेकिन अब जैसा कि अभी शुरुआती रुझान देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विरुद्ध मतदाता थे वो पोलराइजेशन हो गया। चूंकि बहुजन समाज पार्टी उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ पाई, तो एक तो पोलराइजेशन हुआ, और जब ऐसी स्थितियां बनने लगी और खासतौर पे जाति राजनीति में और साथ में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे मुद्दे उठाए गए, तो कहीं न कहीं एक ऐसा बड़ा वर्ग जो असंतोष पहले से उसके मन में था वो इनकी नीतियों के प्रति वो आकर्षित हुआ और ऐसा भय का माहौल बनना शुरू हुआ। और लास्ट में जो तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की बात की गई तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव जरूर अंत में दिखा है। खासतौर पे जो अंतिम वाले चरण है उसमें इसका प्रभाव संतोष जी ज्यादा दिखा है। हेमंत जी, अभी तक की हम तस्वीरों की अगर बात करें तो अभी तक उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के मिशन बीजेपी मिशन 80 की बात की जा रही थी, बड़े कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब की तस्वीर, ये जो ठीकरा है या ये जिम्मेदारी है, कौन लेगा? इसका भी असर क्या बाद में दिखेगा? अभी हम, हो सकता है ये सवाल थोड़ा बहुत पहले मैं पूछ रहा हूं, लेकिन इसका भी असर दिखेगा? देखिए, इस वक्त का जो स्कोर है, अगर इसको फाइनल स्कोर मान करके हम कुछ सोचें, एक उदाहरण के तौर पे, तो मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि दूरदर्शन बहुत ही विश्वसनीय चैनल है। यहाँ जो बातें होनी चाहिए आम जनता के लिए शुद्धता के एकदम निकट होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वरना तो बहुत से चैनल है जहाँ सवेरे 9 बजे ही सरकार बन गई, बिगड़ गई, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, एक बात जो सामने आई है, 5 साल हमने अपोजिशन को कहाँ देखा उत्तर प्रदेश में? हमने सड़क पे नहीं देखा, ना बराबर देखा। तो साहब, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये बहुत अहम नहीं है। इन परिणामों के जो निष्कर्ष होंगे, आप कैसे प्लानिंग करते हैं ये महत्वपूर्ण है। अभी संविधान वाली बात हुई, मैं कम से कम 15, 20, 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया जहां मैंने गैर यादव ओबीसी वर्ग के लोगों से, जो कमजोर वर्ग है, जिनको वो राशन मिल रहा है, जिनको छत मिली, उनसे पूछा। वो कहते थे कि भैया ये बताइए, संविधान जब बाबा साहब का संविधान बदल जाएगा तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया जो इस क्लास में एकदम से प्रवेश कर गया और उसका परिणाम आप देख रहे। दूसरी बात,
अखिलेश यादव ने एक प्रयोग इस चुनाव के लिए किया, लेकिन उनका लक्ष्य 2027 के उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन है, वो प्रयोग उन्होंने किया। कोई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कांशीराम का नारा एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन अखिलेश यादव ने उसको एक टेस्ट के तौर पर यहाँ इस्तेमाल किया। इस्तेमाल क्या किया? उनको पता था कि कांग्रेस समझौता हुआ। कांग्रेस को 3 महीने पहले अखिलेश गाली देते थे, अखिलेश को कांग्रेस गाली देती थी जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव थे, लेकिन फिर एक होना उनकी न्यूनतम मजबूरी थी, न्यूनतम आवश्यकता थी। उसका फायदा क्या दिख रहा है? उसका फायदा ये दिख रहा है कि मुस्लिमों की इंटैक्ट वोटिंग हुई, जिसको हम लोग बार बार कहते थे वोटिंग होती थी, नहीं होती थी, इस बार हुई है। लोग इसको देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, गैर यादव ओबीसी में प्रवेश, जो कॉन्स्टिट्यूशन और इन बातों ने उसमें आग में घी का काम किया। तीसरी, कैंडिडेट्स किस तरह से दिए, ये महत्वपूर्ण था। अपने पूरे परिवार को छोड़कर किसी यादव को कैंडिडेट नहीं दिया, उनको मालूम है कि ये जाति हमारे साथ इंटैक्ट है। बाकी लोगों में उन्होंने कुर्मियों में कितने वोट दिए आप देखिए। लालजी वर्मा अयोध्या से सटी हुई सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सब का तो फर्क पड़ेगा। तो एक मैसेज उत्तर प्रदेश के परिणाम जरूर देंगे, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसने 10 साल जबरदस्त मैंडेट हासिल किया है उत्तर प्रदेश की जनता से, उसके लिए एक बड़ा संदेश है कि साहब अब कुछ मत करो, धीमे से ओबीसी पॉलिटिक्स पर फोकस करो आने वाले दिनों के लिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भले उसकी सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बन रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से उसे इन परिणामों को अगर मैं आपके पास राजीव जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि 2 लड़कों की